हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 16 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर मीन्स क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में फंडामेंटली डेटा को कैटेगराइज किया हुआ है सो दैट आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। आपको इंटीजर वैल्यू को हैंडल करना है तो उसके लिए इंट डेटा टाइप बनाया हुआ है। आप इंट की मदद से कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें एक इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। सिमिलरली इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी के डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाने के में मदद करते हैं। तो इसका मतलब सी लैंग्वेज के हिसाब से डेटा इन्हीं 4-5 कैटेगरी का होता होगा। यस, फंडामेंटली तो यस, लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा और भी दूसरे प्रकार का हो सकता है। इनफैक्ट डेटा की कैटेगरी हम जिस सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो वहाँ पे मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखनी है। अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का मतलब है उसका रोल नंबर रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉलेज नेम, क्लास नेम, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही स्टूडेंट की होगी। तो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखने का मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ डेटा है। तो ये एटॉमिक डेटा नहीं है, ये रिकॉर्ड है, ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपके सिस्टम में वो एक डेटा है, ग्रुप ऑफ डेटा, लेकिन उसको आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब डेटा की कई सारी कैटेगरीज में स्टूडेंट नाम की कैटेगरी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है जो हमें रिक्वायर्ड है। या हो सकता है मुझे डेट की इंफॉर्मेशन रखनी हो, जिसका मतलब है डेट, मंथ और ईयर, जो कि 3 इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो मुझे क्या चाहिए? अभी तक जितने प्रोग्राम्स हम बना रहे थे उसमें हम एटॉमिक वैल्यू स्टोर करते थे, इसलिए हम वेरिएबल्स बनाते थे प्रिमिटिव डेटा टाइप के। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि डेटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से? इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से कोई भी वेरिएबल अगर आप बनाएंगे तो उसमें आप एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे, यानी आप बिल्कुल फंडामेंटल डेटा ही स्टोर कर पाएंगे। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आपके पास ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जिसकी मदद से आप वेरिएबल बनाएं और उसे एक वेरिएबल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख दें। आप कहेंगे ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उतने वेरिएबल्स बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोचिए ज़रा एक बड़े प्रोग्राम में जहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स बने होंगे, आपको कैसे ध्यान में रहेगा कि इतने सारे वेरिएबल्स के बीच में कौन से 10 वेरिएबल्स हैं जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं? यानी वो बिखरे हुए होंगे। कुछ वेरिएबल्स मिलाकर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, कुछ वेरिएबल्स मिला के हो सकता है एक फैकल्टी की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, कुछ वेरिएबल्स मिला के डेट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, कुछ वेरिएबल्स मिला के कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कुछ वेरिएबल्स का ग्रुप होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर हमें वो तरीका देता है जिससे हम वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यदि मुझे एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, यानी वो एटॉमिक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और एक वेरिएबल एक मेमोरी ब्लॉक ही तो है जिसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, तो मुझे बनाने पड़ेंगे कई सारे वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू होगी, किसी वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू होगी, किसी वेरिएबल में एरे भी हो सकता है, यानी स्ट्रिंग स्टोर करनी होगी। अलग अलग प्रकार के कई सारे वेरिएबल्स होंगे। ये सारे के सारे वेरिएबल्स, ये देखिए जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है,
और मैं इसका कलर भी अलग कर देता हूँ ताकि ये इजीली पहचान में आ जाए। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हैं और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो जो अभी तक आपके पास डेटा टाइप थे उनकी मदद से बनने वाला वेरिएबल ऐसा था जिसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर होगी। और अब आप ऐसे वेरिएबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है। तो स्ट्रक्चर की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स, ऐसा ग्रुप बना सकते हैं आप। उससे क्या होगा, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं जो मिलकर एक चीज की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स हमेशा मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। अच्छा आप देखिए, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई इंट है, कोई फ्लोट है, कोई कैर है, कोई एरे बना हुआ है। अच्छा, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक्चुअल में आप एक नया डेटा टाइप बना देते हैं। अब ये जो वेरिएबल बना था ये तो प्रिमिटिव टाइप का था, यानी इंट का या फ्लोट का या कैर का या डबल का। लेकिन ये जो वेरिएबल बना है, ये इतना बड़ा वेरिएबल जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल किस डेटा टाइप की मदद से बनेगा? वो डेटा टाइप पहले से तो बना हुआ नहीं है, हमें बनाना है, इसलिए उस डेटा टाइप को हम क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या हम बोल सकते हैं कस्टमाइज्ड डेटा टाइप। और ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल और ये पूरा का पूरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्योंकि पहले से बने हुए नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे। लेकिन हमें एक बात समझ में आई कि स्ट्रक्चर की मदद से बनता है डेटा टाइप जिसका एक वेरिएबल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है। अच्छा, हम जानते हैं वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कुछ नाम होते हैं। जैसे इस वेरिएबल का मैं कुछ नाम रख सकता हूँ, वैसे ही इस पूरे वेरिएबल का भी, बड़े वेरिएबल का जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, इसका भी कुछ नाम रखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर के वेरिएबल्स का भी कुछ नाम होगा। अब ये स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे करता है? स्ट्रक्चर का एक बेसिक सिंटेक्स ये है कि आप पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखिए। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद आप डेटा टाइप के रूप में जो नाम पसंद करते हैं वो लिख लीजिए। यानी ये टैग की जगह पे आप वो शब्द लिखेंगे जो अब से आपका डेटा टाइप हो जाएगा। इंट कैर फ्लोट की तरह अब एक और डेटा टाइप हो जाएगा। और इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको सभी मेंबर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना होता है। मेंबर वेरिएबल्स मतलब ये जो इसके अंदर वेरिएबल्स बन रहे हैं, इनको मेंबर वेरिएबल्स बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर है। तो इसके अंदर के सभी वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन आपको बारी बारी से यहाँ करना होगा और लास्ट में आपको लगा देना होगा सेमीकोलन। जैसे मुझे डेट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊंगा? मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट डेट और इसके अंदर लिख देता हूं इंट डी एम वाई। देखिए मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, डी एम और वाई। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी होगी तो मैं स्ट्रक्चर कैसा बनाऊंगा? मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट और डेटा टाइप का नाम हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट लिखा है ना, ये अब डेटा टाइप की तरह वर्क करेगा। ये जो डेट लिखा हुआ है ये एक डेटा टाइप की तरह वर्क करेगा, मतलब मैंने डेटा टाइप बना दिया है। अच्छा, स्टूडेंट डेटा टाइप में क्या होगा? स्टूडेंट डेटा टाइप में जैसे इंट रोल नंबर या कैर नेम 20 या इंट एज, राइट? इस तरीके से और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। तो ये क्या बन गए? 2 डेटा टाइप मैंने बना दी। ऐसे कितने भी डेटा टाइप हम अपने प्रोग्राम में जैसी ज़रूरत पड़ती है हम बना सकते हैं। आप पहले वाले डेटा टाइप में देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तीनों वेरिएबल्स इंट टाइप के, जबकि यहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो ये अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रक्चर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एज वेल एज डिसिमिलर एलिमेंट्स। अच्छा मुझे बताइए, ये जो मैंने पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डेट नाम का, इसमें कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है? मतलब ये जो मैंने कोड लिख दिया इतना, इससे कितनी मेमोरी कंज्यूम हो गई? आप चाहें तो सोच के जवाब दे सकते हैं, मेरे को सोच सकते हैं। क्या आप बोलना चाह रहे हैं 6 बाइट्स
डॉज के हिसाब से एक इंट वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो 6 बाइट्स। ओके, लेकिन ये गलत जवाब है। 6 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी तो कोई मेमोरी कंज्यूम ही नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन वर्क करने से कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं होती है। नो मेमोरी इज कंज्यूम फॉर डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। वाई? अच्छा, मुझे बताइए, आप अपने प्रोग्राम में अगर लेट से आपने कोई प्रोग्राम बनाया, मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन के अंदर लिखा फ्लोट एक्स, कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी एक्स के नाम पे? 4 बाइट्स। ओके, अच्छा, मैं एक्स कॉमा वाई लिख दूं तो कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी? 4 बाइट एक्स के लिए और 4 बाइट वाई के लिए। अच्छा, और अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो थोड़ी ना मेमोरी कंज्यूम होगी, राइट? लेकिन कंपाइलर को फ्लोट का मतलब तो मालूम है ना। फ्लोट का मतलब मालूम है, मतलब फ्लोट डेटा टाइप डिफाइंड है, लेकिन 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम हुई नहीं है अभी। 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम तब हो रही है जब मैं फ्लोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस डेटा टाइप का जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और वेरिएबल बना रहा हूँ। मेमोरी डेटा टाइप को नहीं, वेरिएबल को मिलती है। तो अगर मैं वेरिएबल ना बनाऊं तो मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। अब फ्लोट तो क्या था? पहले से बना हुआ डेटा टाइप, इसलिए उसे हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा। लेकिन डेट क्या था? डेट पहले से बना हुआ डेटा टाइप नहीं था, तो डेट को हमने डिफाइन किया। अब डेट को हमने डिफाइन किया तो ये जो पूरा है ना, ये डेट को डिफाइन करा जा रहा है, डेट की डेफिनेशन है। तो डिफाइन करने से थोड़ी मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। डेटा टाइप बनाया मैंने, जैसे फ्लोट डेटा टाइप बना हुआ है, डेट डेटा टाइप मैंने बनाया है। अब फ्लोट बने होने से थोड़ा ना मेमोरी कंज्यूम हो रही है, या डेट बने होने से थोड़ा ना मेमोरी कंज्यूम हो रही है। मेमोरी कंज्यूम होगी जब मैं इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करके वेरिएबल्स बनाऊंगा, और वो वेरिएबल जब बनाऊंगा तो 6 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर डिफाइन करना मतलब डेटा टाइप बनाना, और डेटा टाइप का मतलब कंपाइलर को पता चल गया है कि डेट भी एक डेटा टाइप है, स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है। पहले तक उसे नहीं मालूम था, और अगर डेटा टाइप का मतलब उसे मालूम है तो आप इनका इस्तेमाल करके वेरिएबल्स बना सकते हैं। पर अगर वेरिएबल नहीं बनाते हैं तो थोड़ा मेमोरी कंज्यूम होगी। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, ये कहाँ कहाँ डिफाइन किया जा सकता है। ये फंक्शन की बॉडी के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है और फंक्शन की बॉडी के बाहर भी डिफाइन किया जा सकता है। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक ही एग्जांपल लेता हूँ, डेट का। तो आप देखिए कि ये जो डेट मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये मेन फंक्शन के बाहर किया हुआ है, ऊपर किया हुआ है। इसको बोलते हैं ग्लोबल डेफिनेशन। ये स्ट्रक्चर की ग्लोबल डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि डेट शब्द अब पूरे प्रोग्राम में पहचाना जाएगा। पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैं किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बना दूं, कैसे बनेगा? ओके, मैं लिख के बताता हूं। मैं सपोज करो मेन फंक्शन बना रहा हूं और उसके अंदर मैंने ये लिख दिया स्ट्रक्ट डेट इन DMY। सोचिए, नीचे और भी कुछ कोडिंग है और ये मेन की बॉडी क्लोज। अब क्या बोलेंगे? अब ये जो डेट डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है, ये मेन फंक्शन के अंदर क्या है, यानी किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लोकल डेफिनेशन। अब ये डेट शब्द का इस्तेमाल मैं इसी फंक्शन के अंदर कर सकता हूं, क्योंकि अब ये लोकली डिफाइंड हो गया है। इस डेटा टाइप को केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही पहचाना जा सकेगा। तो ये कहलाता है ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका यूज समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो जैसे मैं एक फ्रेश प्रोग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट डेट और DMY। ओके, अब मैं मेन फंक्शन बनाता हूं और मैं डेट टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं। तो मैं डेटा टाइप, जैसे मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, मैं क्या लिखता हूं? फ्लोट एक्स। तो फ्लोट क्या है? डेटा टाइप, और एक्स क्या है? वेरिएबल। वैसे ही सोचिए कि डेटा टाइप है डेट और इसका वेरिएबल लेट्स से टुडे।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम क्या है, टुडे। और ये क्या है, ये डेटा टाइप है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लोट एक डेटा टाइप है, डेट भी एक डेटा टाइप है। जैसे एक्स एक वेरिएबल है, वैसे टुडे भी एक वेरिएबल। लेकिन एक रूल है सी लैंग्वेज में कि जब भी आप उस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बना होता है, उसके हर इस्तेमाल पर, जहां इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे यहां कर रहे हो ना इस्तेमाल, उसके पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं लिखेंगे एरर आएगी। यानी डेटा टाइप का जहां जहां इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां डेट लिखेंगे, वहां डेट के पहले स्ट्रक्ट भी लगाएंगे। ठीक है, ये तो एक रूल है, इसलिए हमें इसको अपनाना है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा स्ट्रक्ट डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रक्ट तो एक कीवर्ड है, डेटा टाइप तो डेट है। टुडे को कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है, 6 बाइट्स। अच्छा, अब ये जो डेटा टाइप की मदद से, डेट डेटा टाइप की मदद से आपने वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल आप दो जगह पर बना सकते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर बनाया है तो ये लोकल वेरिएबल है। अब ये जो टुडे नाम का वेरिएबल है, ये केवल मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा। और अगर मैं ये लाइन या इस तरह की कोई लाइन ऊपर लिख देता, लेट से D1, सो D1 भी एक वेरिएबल है, लेकिन वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये D1 वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। अच्छा, ये D1 वेरिएबल बनाने का एक दूसरा तरीका भी था। जैसे मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहूँ D2, तो जहां स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूं वहीं पे D2 लिख दूं और फिर सेमीकोलन लिखूं। इस तरीके से भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, और ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर भी बाहर डिफाइन किया गया। तो D2 भी बन तो बाहर रहा, इसलिए ये भी ग्लोबल वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर बनाया और ऑन द स्पॉट उसका वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया, और चाहे तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक एक वेरिएबल, चाहे वो D1 हो, D2 हो, D3 हो या टुडे हो, ये सब 6 बाइट मेमोरी कंज्यूम करते हैं। 6 बाइट टुडे के लिए, 6 बाइट D1 के लिए, 6 बाइट D2 के लिए, 6 बाइट D3 के लिए। गॉट इट। चलिए, ये हमको समझ में आया। अब बात करते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है। आप डिक्लेयर करते वक्त भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए, टुडे, जैसे आज की डेट है 26, तो मैं लिख सकता हूँ 26 एंड जुलाई है, इसलिए 7 एंड 2015। आप ध्यान से देखिए, जैसे एरे को इनिशियलाइज करते थे, करली ब्रैकेट में वैल्यूज कॉमा सेपरेट करते हुए लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही इसको भी इनिशियलाइज किया गया है। ध्यान बस ये रखना होता है कि यहां पर ये वैल्यूज जैसे एरे में था, एक सीक्वेंस में ही असाइन होती है। यानी पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, यहां भी ऐसे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे पहला वेरिएबल कौन सा और दूसरा वेरिएबल कौन सा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया होता है, इसके अंदर जो पहला वेरिएबल होता है, जैसे डी, तो ये पहला वेरिएबल डी है, फिर दूसरा एम है, तीसरा वाई है। तो पहली वैल्यू डी में जाएगी, दूसरी वैल्यू एम में जाएगी और तीसरी वैल्यू वाई में जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर के अंदर ये वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के होते, तो आप यहाँ पर वैल्यूज भी अलग अलग टाइप के लिख रहे होते, कोई इंटीजर होती, कोई स्ट्रिंग होती, इस तरह से। तो आपको वही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा जिस ऑर्डर में स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स बनाए गए। तो ये हुआ कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनता है और उसको इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है। अभी इसके और भी तरीके हो सकते हैं, यानी हम डिक्लेयर करें पर अभी इनिशियलाइज ना करें, अगली स्टेप में इनिशियलाइज करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे टुडे वेरिएबल को इस समय इनिशियलाइज नहीं करना है और मैं बाद में इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टुडे डॉट डी असाइन 26। बात समझ में आई क्या? देखिए, टुडे क्या है, टुडे है वेरिएबल। अच्छा, कैसा दिखता है ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल ऐसा है। ये टुडे नाम का वेरिएबल सपोज कर लीजिए, टुडे, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ये कितने बाइट्स का है, तो ये 6 बाइट्स का है। अब इसके अंदर 3 वेरिएबल्स, ये मैंने बना दिए 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इन हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे पहले वाले वेरिएबल का नाम है डी, दूसरे वाले वेरिएबल का नाम है एम,
और तीसरे वाले वेरिएबल का नाम है y। तो ये पूरे वेरिएबल का भी नाम है टुडे और ये अंदर के मेंबर वेरिएबल्स का भी नाम है डी, एम और वाई। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो अंदर के वेरिएबल्स हैं ये मेंबर वेरिएबल्स कहलाते हैं और इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। खुद की आइडेंटिटी नहीं होती इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते डी असाइन 26, क्योंकि डी वेरिएबल की खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर डी नाम का कोई वेरिएबल हमने नहीं बनाया है, तो डी में असाइन कर देंगे 26, तो कौन सा डी, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते। वो मेंबर वेरिएबल है, वो किसी के अंदर है। किसके अंदर है ये भी बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये टुडे के अंदर है। तो टुडे क्या है, टुडे भी वेरिएबल है, एक बड़ा वेरिएबल है जिसके अंदर ये मेंबर वेरिएबल्स हैं। तो मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। आपको लिखना पड़ेगा पहले इस बड़े वेरिएबल का नाम, फिर लगाएंगे डॉट और फिर डॉट के बाद ही आप इसके अंदर के मेंबर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा टुडे डॉट डी। तो मुझे मंथ अगर असाइन करना है 7 तो कैसे लिखूंगा, टुडे डॉट एम असाइन 7। अच्छा, ईयर असाइन करना है तो कैसे लिखूंगा, टुडे डॉट वाई असाइन 2015। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज आफ्टर डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर दी। तो दोनों तरीके से हमें वैल्यूज इनिशियलाइज करना समझ में आया। अब बात करते हैं अगर मुझे यूजर से वैल्यूज लेनी होती तो मैं कैसे करता। अच्छा, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। अभी तो एक टुडे नाम का वेरिएबल ही चल रहा है, तो एक और वेरिएबल बनाता हूँ d1, ठीक है। अच्छा, सोचिए अगर मुझे d1 की वैल्यू टुडे में असाइन टुडे की वैल्यू d1 में असाइन करनी होगी तो कैसे करूँगा। d1 तो एक अलग वेरिएबल है ना, मतलब जैसे ये टुडे वेरिएबल है बिल्कुल वैसे ही d1 वेरिएबल भी होगा। इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ d1। दोनों को अलग अलग मेमोरी मिलेगी। अच्छा, टुडे के अंदर मैं वैल्यू रख चुका हूँ, क्या रख चुका हूँ, 26, यहाँ रख चुका हूँ 7, यहाँ रख चुका हूँ 2015। अब मैं चाहता हूँ यही वैल्यूज किस में कॉपी हो जाएं, d1 के डी, एम और वाई में। तो इसको करने का क्या तरीका है। पहला तरीका, मैं लिखता हूँ d1 डॉट, तो d1 के मेंबर को एक्सेस करूँगा, d1 डॉट डी असाइन टुडे डॉट डी। फिर मैं लिखता हूँ d1 डॉट एम असाइन टुडे डॉट एम और d1 डॉट वाई असाइन टुडे डॉट वाई। कितनी मेहनत लगी, 3 वेरिएबल्स थे, 3 मेंबर वेरिएबल्स थे, तो एक एक वैल्यू को हमने कॉपी कराया। लेकिन ये जो 3 लाइंस लिखी हैं आपने ताकि टुडे का पूरा पूरा डेटा d1 में कॉपी हो जाए करस्पॉन्डिंगली, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका था। वो तरीका ये था कि आप सीधे सीधे d1 में टुडे असाइन कर देते। यस, यही तो फायदा है स्ट्रक्चर बनाने का। टुडे अब एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर भले ही कितने भी वेरिएबल्स हों, लेकिन डेट टाइप का कोई भी वेरिएबल एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर भले ही कितनी भी इंफॉर्मेशन हो। तो मैं टुडे की इंफॉर्मेशन पूरी पूरी d1 में रख सकता हूँ। अच्छा, ये दोनों सेम टाइप के हैं, d1 भी डेट टाइप का है और टुडे भी डेट टाइप का, इसलिए असाइन करना पॉसिबल। तो टुडे में जो वैल्यूज रखी हुई हैं वो करस्पॉन्डिंगली d1 में असाइन हो जाएंगी। तो आपको एक एक स्टेप में एक एक वैल्यू को असाइन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा, अब हम समझते हैं यूज़र से कैसे इनपुट लेना है। यूज़र से मान लीजिए इनपुट लेना है और d1 में रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो यूज़र को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज दूंगा एंटर टुडेज डेट, ओके। आज की डेट एंटर करो। अब मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनफ में लिखता हूँ %d %d। और अब देखिए ये 3% मतलब 3 वैल्यूज़ के लिए मैं इनके बीच में स्लैश लगा रहा हूँ। तो यूज़र को भी इनपुट करते वक्त डेटा को स्लैश से सेपरेट करना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ, वैसे तो मुझे डी में रखना है, लेकिन मैं डी डायरेक्टली नहीं लिख सकता ना, जहाँ मुझे डी लिखना है वहाँ लिखना पड़ेगा मुझे d1 डॉट डी।
मुझे लिखना है कि दूसरी वैल्यू जाए m में, लेकिन मैं m सीधे सीधे नहीं लिख सकता, वो मेंबर वेरिएबल है, मुझे लिखना पड़ेगा d1.m। ऐसे ही एड्रेस ऑफ d1.y। तो ये तरीका हुआ जिससे कि हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि यूज़र जब वैल्यू एंटर करेगा तो उसे स्लैश से सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ और इसके बाद गेट सीच लगा देता हूँ ताकि आपको इनपुट का तरीका समझ में आ जाए। अच्छा, एक काम करते हैं और इसको डिस्प्ले भी करा देते हैं। प्रिंट एफ डेट %d स्लैश %d स्लैश %d एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा d1.d d1.m d1.y। ठीक है, कुछ एरर्स आएंगी, देखते हैं। कोई एरर नहीं है। एंटर टुडेज डेट, तो मैंने लिखा 26/7 और 2015। देखिए मैंने स्लैश से सेपरेट किया और ये डेट प्रिंट हो गई, है ना कमाल का। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम यूज़र से डेटा इनपुट करा सकते हैं। अभी हमें स्ट्रक्चर में कुछ और भी पढ़ना है, यानी हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शंस की मदद से ये काम कर सकते हैं, यानी एक फुल फ्लैश प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा होगा। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इतनी हेल्प करिए कि आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है ना तो इसको शेयर कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को देखने दीजिए इसको। मेरा भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जब आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं, आप कमेंट्स में लिखते हैं, तो ये मेरे को एक मोटिवेशन का काम करता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि नहीं और वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस कई लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि नहीं इस तरह के और वीडियोस आते रहें और उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी अपडेट आप तक पहुँच जाएगी। अच्छा, मेरे और भी चैनल हैं, आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करें www.mysarji.com। इस वेबसाइट के पहले पेज पे ही आपको लिंक्स मिल जाएंगे मेरे सभी चैनल्स के। तो आप जैसे सी सीख रहे हैं, आप और भी कई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और उन सब के इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।